Hello students, welcome to Ashwamegh Vidyalaya. Myself Surekha Patel, and today we'll start our new lesson, Movement Towards a New World. Students, in the previous lesson, chapter number 2, we have to be studied about the Russian Revolution, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उसके बाद मैनी यूनाइटेड नेशंस कंट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड United Nations for a peace and security, but hope that they have to be filled, and that is why the arising of Second World War. So here we have to be studied about the global trades of First World War in the different countries. So let's begin it. After the First World War, people become economically poor. First World War में हमने जैसे देखा था कि भारी मात्रा में उन लोगों ने नुकसान हुआ था जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली जो है वो पुअर थे. द इमीडिएटली गवर्नमेंट इन पावर वेर अनसक्सेसफुल इन इम्प्रूविंग दिस कंडीशन. जो इमीडिएट गवर्नमेंट तो रची गई थी लेकिन उनकी जो सत्ता है उसके द्वारा ये जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने में वो अनसक्सेसफुल रहे थे. पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, जिसकी वजह से लोगों को लोकशाही से जो लोकशाही के ऊपर जो ट्रस्ट था वो खो चुके थे. Dictatorships began in some countries, which became a driving force for the Second World War. So, let's study the following series of events in the respect. जो ये जो countries थे वो धीरे धीरे डिक्टोर्स यानी कि जैसे धीरे धीरे अधोग उन लोगों की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय यानी कि और डाउन होने लगती है. तो ऐसी कंडीशन में सेकेंड उन लोगों को जो ऐसी एक्टिविटीज है वो विक्टिम करनी पड़ी और जिसके वजह से उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फोर्स किया. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कौन से ऐसी एक्टिविटीज थी कि जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट कि ये इवेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. जिसके अंदर फासिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी, मिलिट्रिज्म इन जापान एंड ग्लोबल डिप्रेशन इन 1929 से लेके 32 तक. तो ये अलग अलग जो इवेंट्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हुए थे जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है अराइज हुआ था. जिसके अंदर फासिज्म इन इटली उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटली वाज ऑन द साइड ऑफ द विनिंग विनिंग नेशन के साइड में रह के इटली जो है वो लड़ रहा था. फाउट फॉर दोज नेशंस, वो नेशंस के लिए लड़ रहा था. इट इनकर्ड अ मैसिव एक्सपेंडिचर ऑफ $12 बिलियन, जिसके लिए उसको $12 बिलियन का खर्च हुआ. लॉस्ट लाइफ ऑफ 6 लाख सोल्जर्स, 6 लाख सोल्जर्स जो है वो उनकी वो जो है इसके अंदर उनकी जान चली गई थी. येट द अदर विनिंग नेशन टुक ओवर द चॉइसेस टेरिटरीज इग्नोरिंग इटली. जो इसके बाद जो विनिंग नेशन थे उन्होंने जो उनके चॉइस के जो प्रदेश थे वो अपने हस्तक ले लिए थे लेकिन इटली को इसमें से इग्नोर किया गया था. इटली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट इज वाई इटली के जो लोग थे वो एंग्री और फ्रस्ट्रेट थे. इट्स नेशनलिस्टिक फीलिंग वॉज हर्ट फॉर विच इटालियंस considered its government responsible and was more than eager to avenge these national humiliation as soon as possible. उसकी जो नेशनलिस्टिक यानी कि देश प्रेम प्रति की जो फीलिंग्स थी वो हर्ट हुई थी और जिसके वजह से वो लोग जो इटली के लोग थे उसके लिए उसकी जो गवर्नमेंट थी वो उसको रिस्पॉन्सिबल मानते थे, जिसके वजह से उसका जो रिवेंज लेने के लिए वो लोग एज सुन एज उसका रिवेंज लेने के लिए तैयार थे. एंड दैट इज वाई वो लोग एज रिस्पॉन्सिबल एज सुन एज जो है ये जो रिवेंज थे वो लेने के लिए तैयार थे. इटली के जो लोग थे उन लोगों को इतना उन लोगों जो गवर्नमेंट थी उसके प्रति गुस्सा था. इन ऑर्डर टू सेल्व इटली फ्रॉम सच अ डायर सिचुएशन बेनिटो मुसोलिनी
लॉन्च द फासिस्ट पार्टी, और जिसकी वजह से ये जो इटली के जो लोग थे उनको ये जो हार्ड कंडीशन थी, डायर यानी हार्ड कंडीशन थी, उसमें से निकालने के लिए जो है बेनिटो मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी को लॉन्च किया। ही अडॉप्टेड अ बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्स, अ सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन एम्पीरियर। रोमन एम्पीरियर के सिंबल के लिए, सुप्रीमेसी सुपर पावर के लिए एक सिंबल सिलेक्ट किया गया, जो सिंबल था अ बंडल ऑफ स्टिक एंड एक्स एज द सिंबल ऑफ दिस पार्टी। Fascism has evolved from the Italian word fascismo or fascis, which means absolute control of the state on all things. Fascism जो है, जो fasces वर्ड पे से आया हुआ है, उसका मीनिंग होता है हर एक स्टेट के ऊपर या हर एक चीज के ऊपर उनका हक, अधिकार। उसका मतलब ये होता है एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑन ऑल थिंग्स, राज्य की हर एक चीज के ऊपर उनका अधिकार। ये फोर्सेस वर्ड का मीनिंग होता है। मुसोलिनोस मैक्सिम वाज वन पार्टी वन लीडर, हैव गिव मिलिट्री ट्रेनिंग टू हिज पार्टी वॉलंटियर्स हु वॉर ब्लैक यूनिफॉर्म। आफ्टर कमिंग टू पावर, मुसोलिनी कैप्चर्ड रोड्स एंड डोडिकेन्स आइलैंड फ्रॉम तुर्की। उन्होंने मिलिट्री जो वॉलंटियर्स थे उनको ट्रेनिंग देके एक मिलिट्री की भी तैयार की और उनके लिए ब्लैक यूनिफॉर्म जो है वो पहनाया। पावर में आने के बाद, सत्ता पे आने के बाद मुसोलिनी ने रोड्स और डोडिकेन्स आइलैंड जो है तुर्की में वो कैप्चर किया। ही ऑल्सो वॉन अल्बेनिया, एब्सिनिया एंड फ्यूम पोर्ट इन 1924। आफ्टर दिस विक्ट्रीज मुसोलिनी स्नैप्ड ऑल टाइज विद द लीग ऑफ नेशंस एंड जॉइन्ड द रोम बर्लिन। ये जो विक्ट्रीज है मुसोलिनी के, उसके बाद उसने जो लीगल नेशन है उसमें से अपना जो हाथ है वो उटाइज यानी कि छोड़ दिया और रोम बर्लिन के टोक्यो के जो एक्सिस है उसके साथ उसने ज्वाइन किया। Thus, इटली बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इस तरह इटली जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो है माना गया। नेक्स्ट वन है नाजिज्म इन जर्मनी। जर्मनी के अंदर नाजिज्म। जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुका था, जिसके बारे में हम लोग ने सेकेंड लेसन में डिस्कस किया था। इट वॉज इकोनॉमिकली ruined, इकोनॉमिकली वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। पेरिस पीस प्रोसेस हैड कंपेल्ड जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी उसके ऊपर साइन करने के लिए जर्मनी को कंपेल किया गया था। एंड जर्मनी वेर एक्सट्रीमली एंग्री विथ दिस अनजस्ट ट्रीटी, और जर्मन जो थे वो ये अनजस्ट ट्रीटी जो थी उसके ऊपर साइन करने से बहुत ही गुस्से थे। एडोल्फ हिटलर ज्वाइन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1991। जर्मनी के अंदर एडोल्फ हिटलर जो थे उसने नेशनल सोशल जर्मन वर्कर पार्टी जो है वो 1991 में ज्वाइन की। दिस पार्टी कम टू बी नोन एज अ नाजी पार्टी, और ये पार्टी जो है नाजी पार्टी से जानी गई। द नाजी फिलोसॉफी इंक्लूड नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, जिसके अंदर नेशनलिज्म और सोशलिज्म ये दो फिलोसॉफी जो है वो देश प्रेम और समाज प्रेम, ये जो दो फिलोसॉफी थी वो अंदर जुड़ी थी। आफ्टर द डेथ ऑफ जर्मन प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग, हिटलर एज्यूम्ड द पोस्ट एंड एस्टैब्लिश हिज डिक्टोरियल रूल। हिंडेनबर्ग जो जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ के बाद हिटलर ने जो है ये पोस्ट संभाली और उन्होंने डिक्टोरियल रूल जो है एस्टैब्लिश किया। ही अडॉप्ट स्ट्रीम एंड अग्रेसिव पॉलिसीज एंड लेड द जर्मन्स टुवर्ड नैरो नेशनलिज्म। उन्होंने उसकी जो मोबिलिटी, जो स्ट्रीम और अग्रेसिव, बहुत ही कट्टर, जो जैसे बोला जाता है कि एकदम स्ट्रांगली पॉलिसीज जो थी, जिसके वजह से जो जर्मन लोग जो थे वो नैरो यानी कि राष्ट्रीय प्रेम के प्रति नैरो माइंड रखने लगे। जर्मन्स कंसिडर हिटलर एज अ फरहर, और जर्मन लोग जो थे
वो हिटलर को फरहर यानी कि सेवियर जो है मानते थे। नाजी सोल्जर्स वॉर ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म, जो नाजी सोल्जर्स थे वो ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते थे। स्टक अ रेड स्ट्रिप ऑन देयर शोल्डर एंड वॉर अ सिंबल ऑफ स्वस्तिक, स्वस्तिक का सिंबल पहनते थे। हिटलर्स ऑथोरिटेरियन एंड मिलिटरिस्ट नेचर बिकम ऑब्वियस आफ्टर कमिंग टू पावर। पावर में आने के बाद हिटलर का वन साइड जो ऑथोरिटियन यानी कि वन साइड जो एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो बात थी, और हमेशा मिलिट्रिज्म नेचर यानी कि युद्ध करने की, बैटल करने की, फाइट करने की जो भावना थी, जिसकी वजह से उसका नेचर जो था वो ऐसा था। तो हिज मेन एम वॉज टू इमर्ज ऑफ जर्मनी एज मेजर पावर, उसका मेन एम ये था कि जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा पावर से इमर्ज यानी कि दूसरे प्रोविजंस के साथ इमर्ज करना था। इन द नेम ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मन रेस हिज पॉलिसीज वेर टारगेटेड एट एक्सटर्मिनेटिंग जियोस, जो जर्मन पॉलिसी दी तो थी। His policy were target at exterminating Jews, Gypsies and mentally challenged people। जो उसकी मेन प्योरिटी ये उसका मेन एम तो ये था कि जर्मनी को ज्यादा से ज्यादा इमर्ज करना था, लेकिन ये इमर्ज के नाम पे इसने जो है वो वहां के जो लोग थे उसको, जो एडवाइजर ज्यूज यानी जो एडवाइजर रहते हैं वो जिप्सीज, और जो मेंटली चैलेंज पीपल थे उन लोगों को टारगेट करना उसका मेन एम था। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनन्यूमरेबल यूरोपियन ज्यूज लॉस्ट लाइफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में जो यूरोपियन ज्यूज यानी कि जो एडवाइजर्स थे उन्होंने उनकी जान गई, विच इज नोन एज द होलोकॉस्ट, जो होलोकॉस्ट से जाने गए। हिटलर्स एक्सपेंसिज्म, मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट नेबरिंग कंट्रीज एंड द पॉलिसी ऑफ exterminating certain groups lead to the Second World War and become an important reasons for the same। हिटलर का जो रीजन्स को, अपने जो प्रोविजंस को उसको एक्सपांड करने का, नेबरिंग कंपनीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का, नेबरिंग कंट्री के साथ मिलिट्री वाला जो एक्शंस था, और जो ग्रुप था उसको, सर्टेन ग्रुप था उसको एक्सटरमिनेटिंग, उसको विनाश करना, ये जो सारे रीजंस थे जिसके वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ये इंपॉर्टेंस रीजंस माना गया। नाउ नेक्स्ट वन इज मिलिटरिज्म इन जापान। जापान के अंदर मिलिटरिज्म, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जापान गॉट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चाइना। जापान को चाइना का प्रोविजंस मिला था। इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी रीजन ऑफ जर्मनी बिटवीन देम। जर्मनी के बहुत सारे जो रीजन्स थे उन्होंने बांट लिए थे। जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज विद दिस, और जापान जो है उसको ये जो सिचुएशन थी उससे बहुत ही डिस्प्लीज यानी कि डिससेटिस्फेक्शन हुआ था। इन द 1921-22 वॉशिंगटन मीट, जापान हैड टू एग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ द इंग्लिश एंड अमेरिकन नावल फोर्स। जापान जो है वो वॉशिंगटन में मीट उनकी हुई थी, जिसके अंदर 35% इंग्लिश और अमेरिकन नेवल फोर्स जो है उनको मिली। तो ये जो वॉशिंगटन के अंदर उसकी मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर उसको 35% जो मिलिट्री है वही मिली थी। जापान ऑल्सो हैड टू वैकेट दिस आइलैंड ऑफ सखालिन एंड साइबेरिया। जापान जो है वो उसको
उसका जो आइलैंड था सखालिन और साइबेरिया वो भी उसको खाली करना पड़ा था। जो जापानीज यूथ वॉज वेरी एंग्री एट दिस टाइम, और जापानीज जो यूथ थे उसको बहुत ही गुस्सा आया था। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वेर इलेक्शन इन जापान एंड द पार्टी सपोर्टिंग मिलिटरिज्म गॉट द मेजोरिटी। उस टाइम जो है जापान में इलेक्शन भी था और बहुत सारे जो पार्टीज थे वो मिलिटरिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। द मिलिट्री नेशनलिज्म ऑफ जापान अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशनिज्म। जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। जापान को जो लीग ऑफ नेशन के अंदर परमानेंट प्लेस भी दिया गया नहीं था। द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इंपीरियलिस्ट एक्टिविटी ऑफ जापान। जो जापान की जो इंपीरियलिस्ट एक्टिविटी थी उसको जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो रोक पाए नहीं। जापान कैप्चर मंचूरिया एंड एस्टैब्लिश मंचुकुओ गवर्नमेंट। उन्होंने मंचूरिया जो है कैप्चर किया और आफ्टर दैट उन्हें मंचुकुओ गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश की। ऑल्सो इट कैप्चर्ड कोरिया, मंगोलिया, शांतागुन एंड सम प्रोविजंस ऑफ चाइना। चाइना के ये जो जगह थी, प्रोविजंस थे, वो उन्होंने कैप्चर कर लिए। It improved its relation with Germany and Italy and let loose its string of imperialisms। जो उसने ये जो सारे रीजंस जो है अपने हस्तक ले लिए, उसके बाद जर्मनी और इटली के साथ अपना जो है वो इंपीरियलिस्टिक का जो स्ट्रिंग था उसने छोड़ दिया। आफ्टर इंपीरियर मैजी, इंपीरियर हिरोहितो also encouraged these activities of Japan। और उसके जो मेयर थे, इंपीरियर थे, उन्होंने ये जो एक्टिविटी थी उसको एनकरेज किया। Thus, Japan snapped all its ties with the League of Nations। और इस तरह जापान ने लीग ऑफ नेशन के साथ अपने सारे संबंध जो है, रिश्ते जो है वो तोड़ दिए थे। आफ्टर दैट ग्लोबल डिप्रेशन 1929-32। ग्लोबल डिस्क्रिप्शन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे वैश्विक स्तर पे ये डिप्रेशन हुआ था। द हेड ऑफ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशन हैड द बिलीव दैट विद द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इवन द पोस्ट वॉर प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल कम टू द एंड। सारे देश के मोस्टली जो हेड्स थे उनको लगा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा और सारे प्रॉब्लम्स जो है उसका एंड आ जाएगा। बट दिस प्रूव रॉन्ग। सडनली अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगैन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट कॉजिंग द स्टॉक मार्केट टू क्रम्बल। लेकिन जो अमेरिका के वॉल स्ट्रीट के अंदर जो शेयर थे, वो शेयर मार्केट के शेयर जो है वो उसको सेल करने के लिए, और जो शेयर थे उसकी जो प्राइस थी वो स्टॉक मार्केट के अंदर डाउन होने लगी। और ये जो स्टॉक मार्केट है वो क्रम्बल यानी कि क्रम्बल हो गया। दिस वॉज कॉल्ड एज अ वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्रिटिसाइज ऑन 24 अक्टूबर 1929। और ये जो शेयर मार्केट के अंदर जो सारे शेयर थे उसकी प्राइस जो है धीरे धीरे घटने लगी, जिसको जो है वॉल स्ट्रीट क्राइसिस से भी जाना जाता है। दिस क्राइसिस शुक द होल वर्ल्ड एंड शैटर्ड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नेशन गिविंग अ बर्थ टू ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन। और ये सिचुएशन के बाद इकोनॉमिक कंडीशन हर एक देश की जो है डिप्रेस में यानी कि डाउन होने लगी, जो ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन से जाना गया। मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड वेयर अफेक्टेड बाय दिस। और पूरी वर्ल्ड के साथ बहुत सारे नेशंस जो है उससे अफेक्टेड हुए। इवन अ सुप्रीम पावर लाइक अ ग्रेट ब्रिटेनियन हैड टू सेक्रीफाइस इट्स पॉलिसी ऑफ कीपिंग गोल्ड रिजर्व अगेंस्ट इट करेंसी पाउंड। इवन जो सुप्रीम पावर जो ब्रिटेन कंट्री थी वो भी ये जो डिप्रेशन है उससे बच सकी नहीं थी। उन्होंने अपनी जो पाउंड करेंसी है उसको रिजर्व करने के लिए जो गोल्ड है वो अनाम रिजर्व के लिए रखी थी। रिजर्व जो पॉलिसी थी उसको सेक्रीफाई करना पड़ा था। दिस अफेक्टेड द अदर नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। Prosperous nation like America also had to impose
स्ट्रिक्ट मेजर। ग्लोबल ट्रेड वॉज रिड्यूस टू हाफ। जो ग्लोबल ट्रेड थे वो मतलब रिड्यूस होके हाफ हो गया था। दस वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट गेटिंग इट्स आउटलाइन। और जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू जो है वो स्टार्ट होने की जो सीमा चिन्ह थे वो दिखने लगे थे। थैंक यू।